Hello, my dear students. I am Parasnath Singh is going to discuss on Coulomb's law in electrostatics. So please listen carefully. Now, देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्या कहता है? ये कहता है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वर्ड हम इसलिए बोले कि इसमें एट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों आ गया, या तुम ऐसे भी कर सकते हो कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of their magnitude and inversely proportional to the square of their distances. Clear? That is, अगर कोई चार्ज मान लो कि एक ये मेरा है Q1 चार्ज और एक ये है Q2 चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, और ये जान लो ये है पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज हम क्यों बोले, ये थोड़े देर के बाद पहले तुम ड्राइव कर दें और उसके बाद तुमको समझाएंगे। देखो, तो एक ये मेरा है पॉइंट चार्ज Q1, एक चार्ज है ये Q2। पॉइंट चार्ज का यह मतलब कभी नहीं होता है कि ये बहुत ही छोटा चार्ज, ये बहुत बहुत बड़ा भी चार्ज है, लेकिन एक ही पॉइंट पर ये कंसंट्रेटेड है, इस पॉइंट पर, और दूसरा चार्ज है इस पॉइंट पर। दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज R है। तो कूलम्ब ने कहा, कूलम्ब का जो लॉ है यह कहता है कि इन दोनों चार्ज के बीच में हो सकता है रिपेलिंग फोर्स हो, क्योंकि दोनों चार्ज अगर प्लस प्लस है तो रिपेलिंग फोर्स लगेगा। अगर एक चार्ज मान लो पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरा निगेटिव है, तब क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यानी अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, दोनों के लिए है कि अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मान लो कि F है, तो ये कहता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 होल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस। इस लॉ को हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, और कूलम्ब ने बिल्कुल इसको एक्सपेरिमेंट करके और उसके बाद इसको ड्राइव किया। यानी यह न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद जस्ट ये फिजिक्स का सबसे बड़ा पाथ ब्रेकिंग ये लॉ था। यानी न्यूटन साहब ने भी जो दिया ग्रेविटेशनल लॉ, उसमें वह भी क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ ही है। यानी उसमें भी m1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आता है। देखें, तो देयरफॉर दिस इज योर कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहां हम लिख देते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी दो चार्ज के बीच में जो ये फोर्स एक्ट करेगा, ये है कूलम्ब्स लॉ। और ये क्या कहता है? इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वह हर हमेशा होगा इन दोनों चार्ज को। अब आप अगर एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर दो तो जस्ट इसी लाइन में ये फोर्स एक्ट करेगा। इधर ये चार्ज भी इस पर इसी लाइन में ये रिपेल करेगा इधर। कहने का मतलब ये है कि अगर Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर मान लो कि 100 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, तो Q2 भी Q1 पर 100 न्यूटन का ही फोर्स एक्ट करेगा। और इस 100 न्यूटन का वैल्यू कहां से आएगा? ये यहां से आएगा। ये सपोज करो हम मान लिए हैं, यानी ये चार्ज Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर फोर्स लगा रहा है इधर की ओर, और Q2 चार्ज फिर Q1 चार्ज पर बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ये ऐसे लगा रहा है 100 न्यूटन यहां पर। क्लियर? देयरफॉर योर फोर्स इक्वल टू, अब यहां पर एक कांस्टेंट उन्होंने दिया। वह कांस्टेंट क्या है? वह हमारा है 1/4πε0 into Q1 into Q2 upon R स्क्वायर। ये
दिस इज कॉल्ड योर कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखें इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, तो कांस्टेंट का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ये बिल्कुल याद कर लेना है आपको। तो दिस इज योर 9 × 10⁻⁹। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो देखिए इधर क्या है, फोर्स है तो न्यूटन। अब फिर r² को इधर कर दीजिए तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कूलम इंटू कूलम यानी कूलम स्क्वायर। देखिए ये नेक्स्ट देखिए ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहिए आप यहाँ, या फ्री स्पेस भी इसको हम लोग कहते हैं, वैक्यूम और फ्री स्पेस भी कहते हैं, फ्री स्पेस। और इसका वैल्यू कितना आता है, तो ये आता है 8.85 के लगभग, और भी है एक दो टर्म, × 10⁻⁻12। और देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसको आप इधर भेज दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको बिल्कुल याद कर लेना है। हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये वैल्यू नहीं दिया रहे, इतना एग्जामिनर मानता है यानी बोर्ड मानता है कि ये सब बच्चे को याद रहता है। क्लियर है। अब देखिए आप, तो दिस इज द कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी F = Q1Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। अब देखिए इसको हम पॉइंट चार्ज क्यों कहें, क्या मतलब था यहां पर पॉइंट चार्ज का कहने का। पॉइंट चार्ज का ये मतलब है, या पॉइंट मास, न्यूटन ने भी माना था पॉइंट मास। अगर आप पॉइंट मास को समझ जाएंगे तो आप पॉइंट चार्ज को भी समझ जाएंगे। दोनों एक ही मीनिंग है दोनों का। क्या है मीनिंग, तो आपको हम पहले ग्रेविटेशन वाला समझा देते हैं तो आप ये भी समझ लेंगे तुरंत। देखें ये क्या कहता है, ये कहता है कि मान लीजिए कि 1 kg का ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये है 1 kg का ऑब्जेक्ट, और दूसरा भी है हमारा 1 kg का ऑब्जेक्ट, और मान लीजिए इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 1 मीटर, यानी r = हमारा है 1 मीटर। अब न्यूटन साहब ने जो ग्रेविटेशन का लॉ दिया उसमें 1 kg मास होना जरूरी नहीं है। उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वह क्या होगा, F इज डायरेक्टली पर, या F = कहिए G × m1 × m2/r²। चाहे यह m1 मास इतना छोटा हो जैसे इलेक्ट्रॉन का ही मास हो, बहुत बहुत छोटा, या प्रोटॉन का ही मास हो, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये मान लीजिए प्रोटॉन का मास है mm, ये है m1, ये है m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। ये कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा ही ऑब्जेक्ट हो, बहुत बहुत छोटा ऑब्जेक्ट के बीच में भी यही फोर्स एक्ट करेगा। अब देखिए ये क्या कहता है, तो आपने तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान लिया ना, जबकि पार्टिकल तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, माने इसमें बिलियंस एंड बिलियंस पार्टिकल्स हैं, इसमें भी बिलियंस एंड बिलियंस पार्टिकल्स हैं। ये डॉट जो हम दे रहे हैं, मान लीजिए ये पार्टिकल है। अब देखिए एक पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, फिर ये पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है इसे, तो इतना ज्यादा इसमें पार्टिकल्स हैं, यानी इतना ज्यादा पार्टिकल्स हैं कि इस फोर्स को कैलकुलेट करने में
अगर हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बीच का फोर्स निकालें और फिर उसका वेक्टर सम निकालें कि ये वेक्टर सम कितना होगा, तो ये हो गया, मान लीजिए कि 1 पार्टिकल 2 के बीच का फोर्स प्लस 1 पार्टिकल 3 के बीच का फोर्स प्लस फिर 1 पार्टिकल 4 के बीच का फोर्स। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको क्या होगा, लाखों वर्षों लग जाएगा, तब भी ये कैलकुलेट होगा कि नहीं। यानी जैसे रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि 7 संबंध की मसी करूं और ये पूरे जंगल को काट करके कलम बना लूं, तब भी हरिगुण लिखा न जाए। यानी हरि में यानी भगवान में इतना गुण है कि अगर 7 समुद्र के जितने जल हैं, पानी है, उसको अगर हम स्याही बना लें, इंक बना लें, और फिर जितना पूरे वर्ल्ड में जितना जंगल है उस जंगल को काट करके लकड़ी बना लें, लकड़ी का कलम बना लें, तो ये सब खत्म हो जाएगा, तब भी हरिगुण लिखा न जाए। यानी हरि का इतना गुण है, इतना गुण है कि उस गुण को हम लिख नहीं सकते हैं। सेम उसी तरह से जस्ट वही बात है यहां भी कि इसमें बड़े काउंटलेस इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। सिमिलरली इसमें भी कि सबका इंडिविजुअल हम फोर्स अगर निकालें तो कई युग लग जाएगा, तब भी फाइंड आउट नहीं होगा। तो न्यूटन साहब के ब्रेन में ये क्वेश्चन आया था उस समय में, मैंने पढ़ा है ये चीज। तो उन्होंने इसको कहा क्या कि नहीं, इस झंझट को ही हटाओ और सीधा यह मान लो कि होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। यानी मान लो पूरा अर्थ है, अर्थ के मास को हम मान लिए इसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, पूरे सन के मास को, जबकि सन का आकार कितना है, अर्थ से कई गुना ज्यादा है, उसके मास को भी हम मान लेंगे एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब उन्होंने मान लिया कि यहां ये मास ऑफ द सेंटर ऑफ द, ये है अर्थ का सेंटर, ये है सन का सेंटर, और दोनों के बीच के दूरी को ले लिया, और उसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है जानते हैं आप, 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसका वैल्यू कितना होता है, लगभग होता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 9 है या 11 है मीटर, इतना है ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम इसको कंसंट्रेट नहीं करेंगे एक पॉइंट पर, सभी चार्जों को हम एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट कर लेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमको ये कूलम्ब लॉ का जो हमने ये से मान लिया, ये हमसे कैलकुलेट होगा ही नहीं। दूसरी चीज क्या है कि जैसे ही आप, अब आइए आप कूलम्ब लॉ पर, तो उसमें भी क्या है कि जैसे ही मान लीजिए इसमें इस ऑब्जेक्ट पर ये चार्जेज हैं, चार्ज तो हर हमेशा चला जाता है आउटर सरफेस पर, यह आउटर सरफेस पर चला गया। जैसे ही दूसरा बॉडी आप रखेंगे, दूसरा स्फीयर रखेंगे, इस पर भी चार्ज है। अब देखिए क्या होगा, इसमें और 2 प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। एक तो नंबर ऑफ चार्जेस बहुत बहुत ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन तो इतना ज्यादा है इस पर कि उसको कैलकुलेट करके और तब फिर उसका इंटरेक्शन वैल्यू निकालना, यानी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन सबका कैलकुलेट करना, यही बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, फाइंड आउट ही नहीं होगा आपको। फिर उसका वेक्टर सम करके निकालिए नेट फोर्स कितना होगा। दूसरा प्रॉब्लम और भी एक है, क्या है कि जैसे ही इस चार्ज को आप रखेंगे
एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। अब ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके यहां से इसको यहां से डिस्प्लेस कर देगा, सब चार्ज आ जाएगा इधर की ओर सरफेस पर। यहां भी वही बात हो जाएगा, सब चार्ज आ जाएगा यहां पर। और भी प्रॉब्लम डेवलप होगा। और क्या होगा डेवलप, ये देखिए, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इफेक्ट के कारण यहां पर कर देगा, ये चार्ज कर देगा निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन, ये भी इसके ऊपर यहां पर कर देगा निगेटिव का फॉर्मेशन। अब देखिए एक अलग से अब ये भी रिपेलिंग फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगा, ये निगेटिव इस पर इधर, ये निगेटिव इस पर इधर। यानी आपका जो मकसद था कि सिर्फ हम दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में हम फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करें, ये होगा ही नहीं आपसे। इसलिए इस झंझट से दूर होने के लिए हम लोगों को मान लेना है ये चीज कि यहां पर ना तो कोई इंडक्शन इफेक्ट हो रहा है और ना बहुत ज्यादा, मैंने जो भी जितना भी बड़ा से बड़ा चार्ज है, दीज चार्जेज आर एक्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। यानी मान लीजिए हमारे पास में वैसे 1 कूलम चार्ज इज द बिगर चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज है। अब इस 1 कूलम या 2 कूलम या 10 कूलम जितना 1000 कूलम है, सबको हम मान लिए इस पॉइंट पर है, ये हो गया Q1 पॉइंट। और यहां से 8 डिस्टेंस पर कोई ये पॉइंट है, इस पर भी मान लीजिए कि 5000 कूलम चार्ज है, लेकिन वो चार्ज जस्ट इसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। ये पॉइंट हम फिक्स कर दिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो प्रॉब्लम आता है दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालने में। वह फोर्स आइदर एट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो। आप तो समझ गए होंगे इतना। इसलिए हम लोग कहते हैं कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो कूलम ने कहा कि यहां पर ये तुम मान लो कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब आइए आप अपने टॉपिक पर। यह भी आपके टॉपिक का ही पार्ट था, यह बात समझना जरूरी था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। ये कहता है कि वी नो दैट फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस दैट इज Q1 एंड Q2, तो कितना निकला, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, देन F इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये तो हमारा हुआ जब दोनों के बीच में Q1 और Q2 के बीच में वैक्यूम हो। तो अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हो, जैसे मान लीजिए यहां पर हम वाटर रख दें, यानी वाटर के अंदर में चार्जेज हैं, तो वाटर को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक वह सब्सटेंस है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता है लेकिन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है आपका, वाटर है, वैक्स है, पेपर है, ये सब क्या है, इसमें पेपर, जैसे पेपर है, आप एक यहां पर रॉड रख दीजिए, इस पर चार्ज है, मान लीजिए ये पर चार्ज है। अब क्या कीजिए, एक दूसरा एक प्लास्टिक रख दीजिए, यहां पर प्लास्टिक रख दीजिएगा कि यहां पर ये निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देगा और यहां पर कर देगा पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पर, जबकि प्लास्टिक से करंट पास नहीं करता है, आप जानते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, यानी इस बॉडी को, ये हमारा प्लास्टिक है, मान लीजिए यह है प्लास्टिक या पेपर, और पेपर कुछ भी है, इस पर ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, यानी इंडक्शन के कारण यहां पर ये इनर सरफेस पर निगेटिव चार्ज, आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। ठीक है, मान लीजिए यहां पर हम मानते हैं कि 20 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहां पर कम होगा, प्लास्टिक है इसलिए कम होगा यहां पर चार्ज, पेपर है तो कम होगा। अब यहाँ +20 है
तो यहाँ हो सकता है कि -6 माइक्रोकूलम ही हो, यहाँ पर भी +6 माइक्रोकूलम ही हो। अगर मेटल होगा तब तो हो जाएगा यहाँ पर -20, यहाँ पर +20 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इस बॉडी को हम लोग कहते हैं क्या? डाइलेक्ट्रिक बॉडी, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये कहता है कि जैसे ही इसको हम दूसरे मीडियम में यानी किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डालेंगे, दिस इज कॉल्ड योर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी ये कंडीशन है हमारा फर्स्ट कंडीशन। देखिए क्या कहता है कि व्हेन द two charges are placed in dielectric medium, then force of attraction or repulsion, then the value of F will decrease। यानी एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि फोर्स का वैल्यू क्या होता है, तो यह डिक्रीज कर जाता है। अब डिक्रीज करके कितना होगा? तो मान लीजिए यह अगर फोर्स हमारा था वैक्यूम में, इसको भी लेटर से लिखते हैं या किसी बुक में देखिएगा तो इसको FO लेटर से लिखा है कि माने फोर्स इन वैक्यूम को हम FV या FO से भी लिखते हैं। अब फोर्स इन मीडियम भी इसको कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिए हैं, तो फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी फोर्स इन मीडियम, तो इसका वैल्यू आ जाता है फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, where K is called your dielectric constant, dielectric constant। देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी ये 1/K टाइम्स फोर्स जो वैक्यूम में लग रहा था उसके वैल्यू को डाउन कर देता है, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड घट जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का, वह मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है, यानी सभी मीडियम का एक ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। तो ये भी बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं 2-4 इंपोर्टेंट जो है वो आप याद रखिए कि माने K फॉर मेटल, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? इंफिनिटिव होगा, याद रखें आप। फिर आपको जैसे करके पूछा जाता है वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? तो ये है 80। और जो भी क्वेश्चन में आएगा तो आपको मीडियम अगर दिया है कि ऐसा मीडियम है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है, किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ये है, आप याद रखें। जैसे मान लीजिए कि 2 चार्जेज हैं, यहाँ पर 2 चार्जेज के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा है। मान लीजिए कि ये 80 न्यूटन मान लेते हैं हम। ये मेरा 2 चार्ज है, ये है Q1, ये है Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन है R। तो यहाँ पर फोर्स है, मान लीजिए वैक्यूम में फोर्स है 80 न्यूटन। अब जैसे ही इसको आप वाटर में डाल दीजिएगा तो अब इसका मीडियम में यानी क्या हो जाएगा? वाटर में हो जाएगा इसका 80 डिवाइडेड बाय 80। देखिए ये तब क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन, क्योंकि K का वैल्यू ये हमारा है वाटर, तो वाटर में K का वैल्यू क्या है? 80। देखिए सीधा 1 न्यूटन कर दिया। आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे एक थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी। वो क्या कहता है कि किसी भी साल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए कि वाटर, जैसे ये हमारा है वाटर बीकर में, ये है वाटर और इसमें हम सोडियम क्लोराइड डाल दिए, सोडियम क्लोराइड, ऐसे इसमें हमने सोडियम क्लोराइड डाल दिया।
तो अब जैसे ही पानी में आता है कि ये डिजोल्व हो जाता है और सोडियम प्लस क्लोराइड आयन बना देता है। ये हो गया सोडियम और क्लोराइड। अब देखिए, अब क्वेश्चन है कि जब ये पॉजिटिव और निगेटिव है, यानी सोडियम पर प्लस चार्ज है, क्लोराइड पर निगेटिव चार्ज है, तो फिर ये अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाता है? तो ये अट्रैक्ट करके फिर ये न्यूट्रल क्यों नहीं हो जाता है सोडियम क्लोराइड? इसलिए नहीं होता है कि ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में ये आ गया आपको वाटर। इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वह 80 टाइम्स डिक्रीज कर देता है, इसलिए ये जल्दी फिर से एनिहिलेट नहीं करता है, यानी कंबाइन नहीं कर पाता है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? तो ये बात तो आप समझ गए कि अगर दो चार्जेज के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन डिक्रीज कर जाता है। और उसका अमाउंट कितना होगा? कहने का मतलब कि दूसरा फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इन मीडियम, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन मीडियम इक्वल टू क्या होगा? Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ K दे देंगे इंटू आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया, डायरेक्ट हमने लिख दिया कि फोर्स इन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला हमारा तब अप्लीकेबल है जबकि यह जो चार्ज है, यानी सोडियम और क्लोराइड आयन, इसके बीच में पूरा भरा हुआ है वाटर, तब हम लेंगे ये। अगर ऐसा नहीं हो, जैसे अब सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस क्या कहता है? सेकेंड केस कहता है कि दोनों के बीच में, यानी दो चार्जेस हैं, सेकेंड केस हमारा है कि ए पार्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये कहता है कि एक चार्ज मेरा है ये Q1 और ये चार्ज है Q2, मान लेते हैं हम। दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। अब हमने क्या किया कि जस्ट इतने पार्ट में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक, यानी ये हमारा है Q1 चार्ज और ये है Q2, अब इतने पार्ट में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, और ये थिकनेस है इसका T। अब इन चार्ज और ये चार्ज, यानी Q1 और Q2 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कितना होगा, ये आप कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? एक चीज तो आप जान गए कि जब दो चार्ज के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा तो दोनों चार्ज के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर? लेकिन अब इसका एक्सप्रेशन हम कैसे फाइंड आउट कर लें? तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जस्ट हम इस तरह से करेंगे कि देखिए, मान लीजिए हम जानते हैं कि F इक्वल टू होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इतना तो आप जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि Q1 Q2 अगर फिक्स है और F का वैल्यू कम हो जाए तो हम क्या करेंगे? दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देंगे कि घट जाएगा। मान लीजिए कि अभी ये लग रहा है 100 न्यूटन, हम चाहते हैं कि नहीं इसका वैल्यू और घट जाए, तो हम क्या करेंगे? R का वैल्यू बढ़ा देंगे, ये घट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? तो देखिए, अब मान लीजिए कि इसमें हमने क्या किया, हम चाहते हैं क्या कि इसका वैल्यू घट जाए 100 से, ये जो हमारा है 100 न्यूटन, इससे ये डिक्रीज करके हो जाए 80 न्यूटन। तो हम क्या करते हैं कि इसमें मान लीजिए एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। बस ये K आते ही 100 से, मैंने K का वैल्यू इतना है कि ये 100 से इस फोर्स को कर दिया 80 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि अगर हम के नहीं भी डालते, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इन दोनों चार्ज को हम नहीं रखते और तब हम चाहते थे कि 100 से हो जाए 80 न्यूटन, तो हम क्या करते, आर का वैल्यू ही बढ़ा देते। इतना हम बढ़ा देते कि ये जो 100 न्यूटन से हो जाए 80 न्यूटन। तो एक जगह हमको 100 से 80 लाने के लिए के से डिवाइड करना पड़ा। दूसरे जगह अब हम चाहते हैं कि नहीं, हम के में नहीं रखें, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में नहीं रखें, वैक्यूम में ही रहे दोनों चार्ज, और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को सिर्फ हम बढ़ा दें। क्लियर? तो मान लीजिए ये हम बढ़ा दिए, तो दिस इज योर Q1 इंटू Q2 अपॉन हो गया ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब ये डिस्टेंस हमारा मान लीजिए हो गया r डैश का स्क्वायर। हेयर r डैश इज ग्रेटर देन r है, जिसके कारण अब ये भी हमारा हो गया 80 न्यूटन। देखिए, समझिए इस बात को, ठीक है। अब ये के डालने पर, जबकि r वैल्यू कम है यहां, तब के डाल दिए नीचे में हम, तो ये हो गया 100 से हो गया 80 न्यूटन। अब हम के नहीं डालेंगे, यानी मीडियम में नहीं रखेंगे चार्ज को, अब हम वैक्यूम में ही डिस्टेंस बढ़ाएंगे दो चार्ज के बीच का। तो मान लीजिए कि इसके लिए हमको r डैश डिस्टेंस बढ़ाना पड़ा, और ये आ गया 80 न्यूटन। इसका मतलब है कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। तो देयरफॉर यू कैन से हियर Q1 into Q2 upon 4 pi epsilon naught r square into k must be equal to Q1 into Q2 divided by 4 pi epsilon naught r dash का स्क्वायर। इट मीन्स योर r डैश का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, r स्क्वायर इंटू के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर r डैश इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर के इंटू r, यानी दिस डिस्टेंस r डैश इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट डिस्टेंस। इक्विवेलेंट डिस्टेंस कहिए या इक्विवेलेंट सेपरेशन, separation between two charges, between two charges in vacuum, in vacuum, in vacuum। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब आप उस टॉपिक पर चलिए, अब आप समझ जाएंगे। यानी यह जो डिस्टेंस है, कोई दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच में कुछ दूरी में, या मान लीजिए फुल उसको हमने इमर्स कर दिया है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तब उसका फोर्स इतना था, जबकि r वैल्यू बहुत कम है यहाँ, यानी कम है। अब हम क्या किए कि जितना फोर्स घट गया था उसको कंपनसेट करने के लिए, मैंने उतना ही फोर्स क्लियर हो, यानी 80 न्यूटन पर ही हो, इसके लिए सिर्फ हम r का ही वैल्यू बढ़ा दिए वैक्यूम में, तो उतना ही फोर्स हमको निकल गया। उससे हमने निकाल लिया ये डिस्टेंस के आर। दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज इन वैक्यूम आ गया मेरा। अब आइए अपने आप मेन चीज पर, मेन टॉपिक पर, जहां पर का एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तो आप समझ गए यहां पर। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब हमारा है ये दो चार्जेस हैं। एक चार्ज ये मान लीजिए Q1 चार्ज है यहां पर, और ये मेरा है Q2 चार्ज, ये है Q2 चार्ज। दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, ये है r, मान लेते हैं हम। और यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी एक प्लेट इतना बड़ा रख दिए, प्लास्टिक का या कोई भी प्लेट हम रख दिए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, और ये डिस्टेंस है t, दैट इज थिकनेस ऑफ द दिस डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज t। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो अब देखिए वैक्यूम का थिकनेस यानी डिस्टेंस कितना बच गया, तो ये हमारा बच गया r माइनस टी, इतना। अब जैसे ही ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप डालिएगा
कि दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन डिक्रीज कर जाएगा। अब इसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं वैक्यूम में कि जितना फोर्स इसका अब हुआ है डिक्रीज करने के बाद, इतना ही फोर्स होने के लिए हम सिर्फ आर में कितना चेंज करें। तो आर में हम चेंज कर देंगे, यानी यहां पर है ये Q1 चार्ज और ये मान लीजिए इतना हमको लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया इतना, ये डिस्टेंस क्या हो गया √k इंटू आर, यही हमारा है ये r डैश। तो r के बदले में यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे इंटू t, क्योंकि इसका थिकनेस है t, इतना बढ़ा दिए। अब फिर ये लेंथ यानी यहां से लेके यहां तक का, तो ये लेंथ हमारा मान लीजिए यहां तक आया, दिस इज योर Q2। तो ये लेंथ हमारा हो गया r माइनस टी, ये हम यहां से यहां तक, क्योंकि ये लेंथ तो हमको देना ही पड़ेगा ना, यारे ये इतने के तो बराबर ये आ गया आपका ये। अब फिर इसको उठा करके आप यहाँ रखें, थोड़ा ये ज्यादा बन गया है, आप यहाँ रखिए, ये हमारा हो गया Q2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन दो चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया ये KT डिस्टेंस प्लस ये, देयरफॉर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये क्या होगा, दिस इज योर Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। तो उसका स्क्वायर में क्या लिखेंगे, √k इंटू टी प्लस r माइनस ये, हाँ r माइनस टी का स्क्वायर, ये सॉरी r माइनस टी का यहां पर स्क्वायर करेंगे, टोटल पर स्क्वायर ये। तो इस एक्सप्रेशन को आप याद रखेंगे, ये खूब पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यानी जब फुल आप भर देंगे Q1 और Q2 के बीच में, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तब तो इजी है, सीधा जो भी वैक्यूम फोर्स है उसमें डिवाइडेड बाय k कर देंगे आप, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर ऐसा नहीं है, ए पार्ट डिस्टेंस इज फिल्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक प्लेट, तब क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस हो जाएगा इतना। क्या कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं इस पर। अब ये क्वेश्चन क्या है ये देखिए, ये कहता है मान लेते हैं कि दो इक्वल चार्जेस हैं। देखिए इस पर एक क्वेश्चन देखिए करके, नाउ हियर एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, एक चार्ज ये है Q, दूसरा भी ये चार्ज है Q, इसके बीच का सेपरेशन है R, मान लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों के बीच में मान लेते हैं कि फोर्स एक्ट कर रहा है F। अब कहता है कि इसके आधे प्लेट को किसी डाइलेक्ट्रिक प्लेट से भर देते हैं, यानी यहां पर हम रख दिए कोई भी दूसरा मीडियम रख दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू K इक्वल टू है 4, K इक्वल टू क्या है 4 है ये। तो ये कहता है कि अब कितना फोर्स लगेगा, ये है हमारा 4। तो अब फोर्स का वैल्यू दोनों के बीच में कितना लगेगा, तो क्या करेंगे हम, तो F इक्वल टू हम जानते हैं कि Q1 इंटू Q2, यानी ये Q1 Q2 में क्या हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, मैंने अब फोर्स हो जाएगा मान लीजिए F डैश, तो 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा हो गया R में हम पुटअप करेंगे यहाँ पर वैल्यू कि √k, k मीन्स 4 इंटू आधा है ये, तो ये क्या हो गया R/2 और प्लस, और फिर ये कितना हो जाएगा R माइनस टी, ये तो t है ना, तो t इक्वल टू आपका क्या हो गया है R/2, तो प्लस फिर ये लिखेंगे R माइनस R/2 का स्क्वायर, ये सॉरी
यहाँ पर होल पर स्क्वायर होगा, दिस इज योर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो अब 2 हो जाएगा ना यहाँ पर। दिस इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो गया सीधा r, अब प्लस ये क्या हो जाएगा r/2 का स्क्वायर। देखिए ये, तो दिस इक्वल टू, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्यू स्क्वायर अपन हो जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो गया 3r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो 4 चला गया ऊपर। तो दिस इक्वल टू, अब आप जानते हैं कि क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू 4/9 हो गया। तो ये इक्वल टू है ये f, तो ये क्या हो गया, यानी 4/9f, यानी अब जो फोर्स हो जाएगा वो आपका इतना आ जाएगा, 4/9f वैल्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। नेक्स्ट देखें आप, यानी अब हम आपको थ्योरी और उसके साथ 1-2 न्यूमेरिकल भी करवाते चलेंगे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ऐसा नहीं, मैं न्यूमेरिकल का भी एक वीडियो और बना दूंगा इसका, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो मैं बता ही दूंगा। प्रत्येक थ्योरी के साथ थोड़ा सा एक छोटा न्यूमेरिकल या एक बढ़िया न्यूमेरिकल, वो डिपेंड करेगा टॉपिक के ऊपर। देखिए, तो यहां तक आप समझ गए। अब देखिए दूसरा चीज, अब ये कहता है हमको कि एक दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, अब इससे रिलेटेड नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज योर, ये हमारा एग्जाम्पल है। वो क्या कहता है कि एक बॉडी ये है, ये बॉडी, इस पर चार्ज है Q, एक बॉडी दूसरा ये है B, इस पर भी चार्ज क्या है क्यूब है, दोनों पर प्लस चार्ज ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस है, ये भी प्लस है, मैं अंदर में ही प्लस लिखूंगा, तो आप समझ लेंगे कि ये सरफेस पर ही है और ये पॉइंट पर है, ये कंसंट्रेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन मान लीजिए कि है F, यानी फोर्स लग रहा है F। अभी एक थर्ड हम आइडेंटिकल बॉडी ले लिए C बॉडी, और उसको क्या किए, ये है R डिस्टेंस, R यहां से लेके यहां तक। अब एक थर्ड बॉडी हमने ले लिया और उसको A से टच कर दिया। एक बॉडी ये है C बॉडी, ये बॉडी है हमारा C, इसको अब टच कर दिए इससे, अब टच करके और उसके बाद इस C बॉडी को हम जस्ट इसके मिडिल में रख दिए, ये हो गया C बॉडी। समझते जाइए क्वेश्चन को। दो बॉडी है A और B, दोनों पर सेम चार्ज है Q। एक थर्ड आइडेंटिकल बॉडी हमने ले लिया और C बॉडी को टच कर दिए इससे, अब क्या होगा, अब हो गया कि इस पर हो जाएगा चार्ज Q/2, इस पर भी हो जाएगा Q/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन C, यानी C पर नेट फोर्स वैल्यू कितना होगा। तो फिर से मैं बता देता हूं, आप समझ लें इसको कि A और B दो बॉडी है, यानी A एंड B कैरीज इक्वल चार्जेस, यानी Q, यानी ईच बॉडी कैरी इक्वल चार्जेस Q, कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेशन बिटवीन देम यानी A एंड B इज R। नाउ ए थर्ड
ए थर्ड स्फीयर कहिए या बॉडी कहिए, सी इज टच्ड विथ ए and C is placed at the middle point of AB distance of AB. What is net force on C if F be the force between, if F was the force, ऐसे कहिए, F was the force between A and B, यानी A और B के बीच में पहले फोर्स F था, अब एक थर्ड चार्ज हमने C, ये थर्ड बॉडी C रख दिया आफ्टर टचिंग विथ ए बॉडी, तो ए बॉडी से टच कर दिए तो इस पर वो भी हो गया Q/2, इस पर भी हो गया Q/2। अब इस पर कितना फोर्स लगेगा, यह बिल्कुल CBSE स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे, तो C बॉडी पर देखिए क्या क्या फोर्स होगा, देखिए यहाँ देखिए C बॉडी पर फोर्स हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए ये बॉडी है A, तो ये बॉडी इस पर एक फोर्स लगा देगा, इधर की ओर रिपेलिंग फोर्स मान लिया होगा वो F1, और B बॉडी इस पर एक रिपेलिंग फोर्स लगाएगा F2, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, अब आप देखते हैं कि ये बड़ा चार्ज है, ये चूंकि मिडिल में है यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया R/2, और ये भी डिस्टेंस आपका हो गया है R/2। देखिए ये, तो हम क्या करेंगे, जस्ट ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, यानी हेयर F2 ग्रेटर देन हो गया F1, क्योंकि ये चार्ज बड़ा है इसलिए ये F2 फोर्स बड़ा हो जाएगा। अब आप सीधा फॉर्मूला यूज करके निकाल दीजिए कि F' इक्वल टू कितना होगा, ये निकाल दीजिए F2 - F1, हो गया। F के टर्म्स में निकालना है, याद रखें, बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मैं समझा दिया हूं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप फिजिक्स को समझ रहे हैं तो। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट भी एक मैं बताता हूं आपको। नेक्स्ट में क्या करता है, एक सिमिलर क्वेश्चन है इसी तरह का, यह भी CBSE एग्जाम में खूब पूछा जाता है। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, यानी एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब क्या कहता है कि एक ये चार्ज मान लीजिए है 4E, आपके बुक में भी है, और एक ये चार्ज है E, कोई दिक्कत नहीं है, एक चार्ज है 4E, दूसरा चार्ज है E, ठीक है। अब कहता है कि एक चार्ज हम कहीं पर, कहां पर रखें, यह है कि ए थर्ड चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, ए थर्ड चार्ज Q इज प्लेस्ड, ऐसे कहे ए थर्ड चार्ज, ऐसे लिखें कि where ए थर्ड चार्ज Q should be placed so that the system will be in equilibrium, and find, तो ये तो डिस्टेंस पूछ रहा है, and again find the nature means साइन, उस थर्ड चार्ज Q का यह चार्ज प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए, तो नेचर का मतलब वही हो गया नेचर,
एंड फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्यूब। ये तो क्यूब का नेचर कैसा होगा और सिस्टम रहना चाहिए इक्विलिब्रियम में। सिस्टम इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि मान लीजिए जैसे यहां पर हम किसी भी पॉइंट पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिए, हम प्लस मान लेते हैं। क्लियर? अब क्या होगा कि यह प्लस क्यू चार्ज जो है यह इक्विलिब्रियम में हो सकता है। कैसे? क्योंकि ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी चार्ज रिपेल करेगा, तो इस पर नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा। मान लीजिए, हम मान लेते हैं। लेकिन क्या ये 4D चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा? कैसे नहीं होगा इक्विलिब्रियम में? कैसे नहीं होगा? क्योंकि ये जो चार्ज है क्यू, इस पर रिपेलिंग फोर्स इधर लगा देगा, ये भी लगाएगा इधर, तो ये 4D चार्ज मूव करके इधर चल देगा। या यहां भी देखिए, ये प्लस चार्ज हम मान लिए हैं, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर, और ये भी चार्ज रिपेल कर देगा इधर, तो ये भी आगे बढ़ जाएगा। यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम रखें कोई निगेटिव चार्ज क्यू। अब क्या होगा ये देखिए, अब ये चार्ज क्या करेगा? अब देखिए, ये तो यह मान लीजिए ये चार्ज है ए, ये है बी, और ये चार्ज है सी, मान लेते हैं हम। अब क्या होगा, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की ओर, ये भी अट्रैक्ट करेगा इधर। हो सकता है कि इसका नेट फोर्स यहां पर हो जाए जीरो। हो गया जीरो, तो ये आ गया इक्विलिब्रियम में। अब देखें ये होगा कि नहीं, फिर ये निगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। हो सकता है कि ये इस पर भी नेट फोर्स हो जाए जीरो। यहां देखिए, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, यहां भी फोर्स जीरो हो सकता है। इसका मतलब है कि ये सी चार्ज मस्ट भी निगेटिव होना चाहिए, तभी सिस्टम हमारा, इस सिस्टम में क्या है, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 चार्जेस, तो तीनों चार्ज हो इक्विलिब्रियम में। तो इसके लिए क्या जरूरी है, ये क्यू चार्ज निगेटिव हो। तो ये तो हुआ कि हम अंदाज से गेस कर लिए, ये तो हमने गेस किया। अब इसको मैथमेटिकली हमको निकालना है, प्रूव करना है, तब जाकर के मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। अगर आप मैथमेटिकली नहीं प्रूव कर पा रहे हैं तब फिर मार्क्स सीधा आप लिख दीजिएगा कि निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो चलिए हाफ मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें हाफ मार्क्स लेके आप क्या कीजिएगा, बहुत कम हो गया। तो देखिए इसको प्रूव करके, कैसे प्रूव करेंगे हम यहाँ पर, तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, फिर से साफ करके हम आपको बताते हैं। देखिए ये चार्ज हमारा है मान लीजिए 4E, यानी इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और एक चार्ज ये हमारा है E। देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये है R। अब एक थर्ड चार्ज है Q, इसको हम यहां पर रख दिए मान लीजिए। अभी हम कुछ भी नहीं देंगे इसमें कि ये प्लस है या माइनस है, ये सब कुछ नहीं देना है, इसको मैथमेटिक्स से हमको प्रूव करना है। और मान लीजिए इसको, इस चार्ज C को हमने रख दिया, ये है A, ये है B, ये है चार्ज C, एट ए डिस्टेंस x हम मान लेते हैं। अगर आपको नेचर निकालना है चार्ज का, तो ये बात याद रखें, बुक में भी नहीं लिखा है इसलिए मैं लिख देता हूं। इफ वी वांट नेचर ऑफ चार्ज, देन ये कंप्यूट या कैलकुलेट, then calculate by taking वेक्टर इक्वेशन लीजिए। अगर सिर्फ कहता है कि ये डिस्टेंस कितना होगा,
तब आप स्केलर रिलेशन लेकर के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जहां भी रहेगा कि नेचर या साइन, क्यू का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो हर हमेशा आपको वेक्टर रिलेशन या वेक्टर इक्वेशन बनाना है, तभी निकलेगा आपको वैल्यू। देखिए ये अब हम क्या करेंगे यहां पर, तो देखिए हम तुरंत निकाल देते हैं क्या होगा। अब देखिए सी पर किसी भी एक चार्ज पर, कि यहां पर मान लीजिए, इस पर मान लीजिए या इस पर मान लीजिए, तो मान लेते हैं कि नाउ नेट फोर्स ऑन फॉर ईच चार्ज क्या होगा, तो नेट फोर्स होगा मान लीजिए एफ। अब ये एफ क्या करेगा, इसके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमको 4E इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। देखिए ये कितना हो गया, एक फोर्स, इसके कारण फोर्स, इसके कारण क्यू के कारण फोर्स निकाल लिए, और फिर ई के कारण यानी बी वाले चार्ज के कारण, ये जो ई चार्ज है इसके कारण भी फोर्स आप निकाल लीजिए और दोनों को सीधा प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते थे, यहां पर ऐसे करके यहां आई दे देंगे या माइनस आई दीजिए या सीधा, मैंने आई डायरेक्शन में है, ये तो हम जानते नहीं है कि ये प्लस है तब तो ये माइनस आई हो जाएगा और निगेटिव है तब तो प्लस आई हो जाएगा ना यहाँ, इसलिए आई वैल्यू इस झंझट से हट जाएगी, आई दीजिए ही नहीं, प्लस फिर इसके कारण तो ये आपका हो जाएगा 4E स्क्वायर, 4E इंटू ई तो 4E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये डिस्टेंस कितना है, तो ये है आर स्क्वायर, या ये देखिए ये x था, हाँ ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया हमको आर स्क्वायर। अब ये कहता है कि सिंस 4E शुड बी इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 4E चार्ज है इक्विलिब्रियम में, इट मींस द नेट फोर्स ऑन द 4E चार्ज यानी ए चार्ज शुड बी इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अब ये 0 हो गया, तो आप इसको इसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 4E इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू माइनस 4E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब देखिए ये 4E कैंसिल, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल, तो ये क्या हो गया आपको, तो देयरफॉर Q इक्वल टू माइनस E इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ गया। देखिए ये इतना, क्योंकि यहां से हमने x डिस्टेंस मान लिया है यहां पर, तो एक इक्वेशन मेरा ये आ गया, दैट इज यानी चार्ज का जो नेचर आया है वो निगेटिव आ गया। देयरफॉर Q इक्वल टू क्या निकला हमको, तो माइनस E इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इट मीन्स द चार्ज Q शुड बी निगेटिव। अब आइए, अब इससे मैग्नीट्यूड आपको अभी नहीं निकला, सिर्फ आपको निकला है क्या कि ये Q का नेचर कैसा होगा, तो चार्ज Q का नेचर होगा यानी थर्ड चार्ज Q का नेचर होना चाहिए निगेटिव। अब आइए, अब डिस्टेंस निकालिए, अब निकालिए कि Q भी तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, सभी ये तीनों चार्जेस होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए अब क्या होगा, तो सिंस C B इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है कि ये चार्ज निगेटिव तो है ही, तो ये चार्ज इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स यहां पर क्या होना चाहिए 0। इस फोर्स को यानी इक्वल हम कर सकते हैं, तो देखिए 4E इंटू क्यू, तो 4E इंटू क्यू
डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। दिस मस्ट बी इक्वल टू, अब हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसलिए अब हम वेक्टर साइन नहीं लेंगे, छोड़ दिए आप। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये आपका हो गया क्यूब इंटू ई डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस कितना हुआ तो r माइनस एक्स हो गया, तो दिस इज योर r माइनस एक्स हो गया। ये देखिए ये इसका स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो देखिए क्या क्या कटेगा, ई कैंसिल, क्यूब कैंसिल, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको आप इधर कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर देयरफॉर 4e, ये सॉरी 4 सीधा 4, तो 4 इंटू आर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर। देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, देयरफॉर एक्स इक्वल टू, हम सीधा प्लस वैल्यू लीजिए, तो ये हमारा हो गया 2r माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज योर 2r माइनस 2x, देयरफॉर 3x इक्वल टू क्या हो गया 2r, देयरफॉर x इक्वल टू आपका हो गया 2/3r। अब इसमें आप पुट अप कर दीजिए वैल्यू इन इक्वेशन 1, यानी यह डिस्टेंस होना चाहिए, यानी q का पोजीशन होना चाहिए 4e चार्ज से 2/3r डिस्टेंस पर, ये आपका निकल गया 2r/3। देखिए ये डिस्टेंस आपको निकल गया। अब क्या करिए, इसमें पुट अप कर दीजिए ये वैल्यू, तो क्या निकलेगा हमको, तो देयरफॉर क्यूब इक्वल टू, देखिए माइनस ई अपॉन आर स्क्वायर, और इनटू ये है एक्स स्क्वायर, ई अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में क्या लिखेंगे 4/9 इंटू आर स्क्वायर कैंसिल, इट मीन्स दिस इज द क्यूब वैल्यू का अमाउंट, और निगेटिव चार्ज तो है ही ये, आपको दोनों निकल गया, तो 4/9 माइनस 4/9 ई, यानी इस चार्ज से मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड में इसका हम क्या लिख सकते हैं, वैसे सीधा आप रखिए, मैग्नीट्यूड है हुआ निगेटिव, यानी इस चार्ज से 4/9 टाइम्स, यानी ई का 4/9 टाइम्स चार्ज निगेटिव, वह भी आपको सी पर प्लेस करना है, देन सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब आप चलिए कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये क्या कहता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और भी आप कर सकते हैं, जैसे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूं, देखिए वो क्वेश्चन क्या है। वैसे हम सोचते थे कि जब एक न्यूमेरिकल का अलग से ही वीडियो बना दें, वह भी बना देंगे। देखिए या वेक्टर फॉर्म ही पहले पढ़ा देते हैं, न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। अब वेक्टर फॉर्म बता के वेक्टर पर एक न्यूमेरिकल आपको बताएंगे हम, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है वो। देखिए नाउ कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, तो इसको हम 1 डायमेंशन में भी बता सकते हैं और 3 डायमेंशन में भी ले सकते हैं। तो 1 डायमेंशन का जो है वेक्टर फॉर्म, ये तो सीबीएसई एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, लेकिन फॉर आईआईटी एग्जाम में वह 1 डायमेंशनल नहीं पूछेगा, वहाँ वो थोड़ा बड़ा एग्जामिनेशन है, पूरे ऑल इंडिया का स्टूडेंट सब बैठता है उसमें, तो उसमें आपको 3 डायमेंशनल स्पेस से ही देगा क्वेश्चन, इसलिए अभी हम 3 डायमेंशनल स्पेस ही बता रहे हैं, वो ज़्यादा बढ़िया है। वो अगर आप समझ गए तो 1 डायमेंशनल तो आप कर ही देंगे। देखिए 3 डायमेंशनल स्पेस क्या है, तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये है एक्स, ये है वाई, और ये है जेड एक्सिस, ये है ओरिजिन,
मान लेते हैं हम। एक चार्ज हमारा है ये Q1 और ए पॉइंट पर, और एक ये है बी पॉइंट, इस पर चार्ज है Q2, और इसका पोजीशन वेक्टर यहां से यहां तक है, हम मान लेते हैं R1, और इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या है, वो है R2। देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब ये कहता है कि ये है पॉइंट ए और इस पर चार्ज कितना है Q। अब देखिए, अब बी चार्ज यानी Q2 चार्ज Q1 चार्ज को रिपेल करेगा इससे, यानी इस फोर्स को हम लोग कहेंगे F12, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये चार्ज Q1 चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा इधर की ओर, इस फोर्स को क्या कहेंगे, F21। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप निकालिए ये वैल्यू, कितना वैल्यू होगा, तो देखिए नाउ F12 पहले हम निकालते हैं, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा इधर की ओर। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर ऐसे कि Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब ये वेक्टर हम कैसे लिखें, यानी यहां से B से लेके ए वेक्टर, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BA वेक्टर डिवाइडेड बाय BA वेक्टर का क्यूब, ऐसे, क्योंकि इस फोर्स का F12 का डायरेक्शन ये है, दिस इज योर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसे लिखते हैं इसको, दिस इज योर फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ऐसे। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखे, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू ट्रेगिल लॉ जानते हैं, क्या जानते हैं कि R2 प्लस ये वेक्टर, यानी R2 प्लस ये, यानी इसको कहेंगे इसे शॉर्ट में, हम अच्छी तरह से आपको बता रहे हैं, इसको लिखेंगे क्या, BA वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया अकॉर्डिंग टू ट्रेगिल लॉ, तो R1, देयरफॉर BA वेक्टर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, तो इसको हम अब ऐसे करेंगे, BA वेक्टर का मतलब हो गया कि BA वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, R1 माइनस R2। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप यहां पर ऐसे लिख दीजिए कि Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए ये है BA, तो ये हमारा क्या हो गया, R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का क्यूब, ऐसे। क्यों, क्योंकि इसका तो एक मैग्नीट्यूड होगा, उसका इससे कट जाएगा, तो यहां पर ये R² ही रहेगा, तब ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है। हम वेक्टर चूंकि पढ़ा चुके हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये ऐसे लिखेंगे हम। सिमिलरली F21 देखिए कितना होगा, तो फोर्स ऑन 1 इसको कहेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और 2 का मतलब ये चार्ज नंबर है, ये शॉर्ट में हम लिख रहे हैं फोर्स ऑन 2 चार्ज, यानी Q2 चार्ज ड्यू टू 1, तो इसको क्या लिखेंगे हम, F21, दिस इज योर F21। तो ये क्या होगा अगेन, Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, अब इस फोर्स का डायरेक्शन बदल गया, अब ये ऐसे हो गया है, ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसे, देखिए। तब तो लिखेंगे R1 प्लस ये इक्वल टू R2 ना, तो इसलिए अब जो हमारा ये AB वेक्टर जो होगा, यह AB वेक्टर वो क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, यानी R2 माइनस R1, ऐसे लिखेंगे हम। तो यहां पर अब हम लिखेंगे R2 माइनस R1 होल डिवाइडेड बाय
R2 माइनस R1 का क्यूब। देखिए ये क्या यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। तो देखें अब और हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये क्या कहता है इसको आप समझ लीजिए। ये कहता है कि ये R1 माइनस R2 मेजरमेंट तो आप इसी डिस्टेंस को ने किए हैं, तो यह डिस्टेंस तो इक्वल ही है इसमें भी और इसमें, यानी मैग्नीट्यूड में R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, क्योंकि ये डिस्टेंस भी तो उतना ही है जितना ये है, तो मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है। बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, यानी R1 माइनस R2 यू कैन नॉट से R2 माइनस R1। क्यों? क्योंकि हम वेक्टर में आपको बताए हैं कि सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव रूल। वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू होगा वेक्टर बी प्लस ए, लेकिन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। याद रखें आप, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया यहां पर। कहने का मतलब कि ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए 100 न्यूटन, ये चार्ज इस पर लगा रहा है 100 न्यूटन, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू ईच अदर है। ठीक है, दिस इज योर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब आप देखें कि इसको हम लोग एक इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको बता रहे हैं कि कैसे होगा इसका न्यूमेरिकल। एक एग्जांपल हम लोग अभी तो यस माय डियर स्टूडेंट, देखें एक ये मेरा क्यूब है, मान लेते हैं यह एक क्यूब है। देखिए ये इसको हम मान लिए हैं ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये इसे है कि जैसे इसको हम हटा देते हैं, मान लीजिए आप बढ़िया से समझ लीजिए इसको, तो यह एक क्यूब हो गया आपका। दिस इज ए क्यूब। देखिए यह एक क्यूब है, इसमें कहता है कि इस क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक चार्ज है, इक्वल अमाउंट का चार्ज है ये। देखिए यह एक क्यूब है। इस क्यूब में सभी कॉर्नर पर क्यू क्यू चार्जेज हैं, क्यू चार्जेज ऑन ईच कॉर्नर है, यानी 8 कॉर्नर्स हैं यहां पर, तो 8 क्यू चार्ज हर एक कॉर्नर पर रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहता है कि किसी एक कॉर्नर पर नेट फोर्स कितना लगेगा और 7 चार्जेज के कारण, और जो 7 चार्जेज डिफरेंट कॉर्नर्स पर हैं उनके कारण किसी एक कॉर्नर वाले पर नेट चार्ज वैल्यू क्या होगा। हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? देखिए कैसे करेंगे हम। तो यहां पर एक चार्ज को हम यहां इसको मान लिए ओरिजिन, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और ये हमारा मान लीजिए दिस इज योर जेड एक्सिस, ये हमारा है जेड एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी पर हमने प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक चार्ज है, ये हम मान लिए क्यू क्यू चार्ज है। अब आइए उसका आप कोऑर्डिनेट फिक्स कर दीजिए पहले, तभी आपको फाइंड आउट होगा वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट फिक्स कर रहे हैं और कहता है कि ये जो क्यूब है इसका ईच आर्म है ए, इसका मतलब है एक्स एक्सिस पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? A0 होगा। y एक्सिस पर ये कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका? तो इसका ये हो जाएगा 0a। और इसका z एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 0 0a। इतना देखिए, ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, और भी कोऑर्डिनेट सब आप दीजिए। तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यहां का देखिए ये y एक्सिस पर है ये, और ये x एक्सिस हो गया,
तो यहाँ पर हो जाएगा ए कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये है नीचे के प्लेन में, जेड एक्सिस पर इसका कोऑर्डिनेट है 0। देखिए ये, तो देखिए इतना हम देख दिए। अब चलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चलिए अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए तो क्या होगा इसका, तो इसका हो जाएगा आपको 0 a। देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी इस कॉर्नर का कोऑर्डिनेट। अब चलिए यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये कोऑर्डिनेट, तो इसको लिखिए। तो देखिए ये है a0, तो ये हो गया a0 और a, यानी z डायरेक्शन में इसका कोऑर्डिनेट होगा ये इतना। और यहाँ पर कितना होगा, तो ये हो जाएगा a, देखिए यहाँ से ये है a। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम इसको मैंने नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है 1, ये है आपका 2 और ये हो गया 3। ये पॉइंट, ये जो कॉर्नर है इसको हम मान लिए 3। अब चलिए इसको हम मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लिए 6 और इस कॉर्नर को मान लिए 7। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब चलिए नाउ नेट फोर्स, और सभी पर क्यू चार्जेज हैं, इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू, सब पर क्यू चार्जेज हैं और इसका कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया यहां पर। अब चलिए प्रत्येक पर यानी ओ पॉइंट पर इसके कारण फोर्स कितना होगा, तो कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए F01 फोर्स ऑन 1 मैंने 0 पर ड्यू टू 1 ये कितना होगा, तो यहाँ भी चार्ज है Q, यहाँ भी चार्ज है Q, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट हम मान लेते हैं K, यानी या नहीं मानिए आप इसको लिख दीजिए 1/4πε0, और ये क्या हो गया Q² डिवाइडेड बाय, अब ये आपका हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं आप कि A, और देखिए ये जो चार्ज है इसको इधर की ओर रिपेल करेगा ये, यानी निगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या -AI डिवाइडेड बाय A³ हो गया। देखिए ये इतना, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली क्योंकि A कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया A² ही होगा। I तो सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है कि निगेटिव डायरेक्शन में होगा ये फोर्स। सिमिलरली FO2 यानी फोर्स ऑन O ड्यू टू 2 चार्जेज कौन माने हैं हम, ये 1 और ये हो गया 2, देखिए ये है 2, तो 2 चार्जेज के कारण फोर्स निकालिए। तो यहाँ पर क्या है A0A, तो ये हमारा हो जाएगा अगेन, दिस इज अगेन योर, ये आपका आ जाएगा 1/4πε0, और देखिए यहीं से क्लियर हो जाएगा ये, और ये आपका हो गया Q² इनटू, अब देखिए ये है x एक्सिस और ये है z एक्सिस, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि -A, और ये क्या है x एक्सिस है ये, तो -AI और माइनस, और ये आपका हो जाएगा -AZ, ये K इतना होल डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस सीधा कॉमन ले लीजिए और डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस कितना होगा, तो 2 कोऑर्डिनेट है, तो 2 कोऑर्डिनेट है तो आप जानते हैं रूट अंडर होता है A² + A², इतना का हम देंगे, मैंने रूट अंडर 2, मैंने ये इस पर आप दीजिएगा 3/2, ये क्यूब लेंगे ना, तो क्यूब लेना है क्योंकि सब में हम क्यूब ले रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर A का क्यूब हो जाएगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा 2 रूट अंडर A का क्यूब। देखिए ये हो गया इतना, या ऐसे लीजिए आप, हाँ ठीक है,
टू क्यूब है ना, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, यानी 2 और रूट अंडर 2 और ए का आ जाएगा आपको, ए का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो 2 रूट अंडर ए का क्यूब आ गया आपको। और देखिए, नहीं ए तो सीधा निकल जाएगा, सीधा इतना आएगा आपको। देखिए दिस इज योर, ये आपका आएगा 2 रूट अंडर 2 ए क्यूब, इतना आएगा। देखिए ये ठीक है, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल करेक्ट है। सिमिलरली F03 ये कितना होगा, 3 के कारण देखिए, 2 के कारण निकल गया हमको, अब 3 के कारण निकालिए, तो 3 के कारण सीधा इस पर आ जाएगा, इधर की ओर फोर्स निगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज योर अगेन क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा ए, और देखिए ये हो गया जे, और यहाँ लिखेंगे माइनस साइन जैसे यहाँ लिखे हैं। सिमिलरली F04 ये कितना होगा, अगेन क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए 4 कहाँ है मेरा, तो ये है 4, देखिए यहाँ पर है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये भी आपका आ जाएगा माइनस ए आई और माइनस ए जे होल डिवाइडेड बाय, यहाँ भी आपका हो जाएगा रूट, ये आपका आ जाएगा 2 रूट 2 इंटू ए क्यूब, इतना आ जाएगा आपको, इतना। सिमिलरली F04 देखिए, इसको आप समझ लीजिए ये क्या करता है। ये आपको कहता है कि कोई भी वेक्टर, जैसे ये हमारा है ए और ये है बी, मान लेते हैं आप, अगर 2 एक्सिस का है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो ये हो गया सी वेक्टर, तो ये तो आपका बी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, ऐसे। तो इसका मैं अगर ये भी मान लीजिए ए ही हो, तो ये तो हो गया ए, तो देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सी का मैग्नीट्यूड, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना हो गया। तो दिस इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 2a, देखिए ये आ गया आपको इतना, रूट अंडर 2a। अब इसका हम क्यूब करेंगे, अब इसका जैसे ही हम क्यूब करेंगे कि रूट अंडर 2a का क्यूब इक्वल टू कितना होगा, तो 2 रूट 2a क्यूब निकल जाएगा। यही काम हम यहाँ पर हर एक पॉइंट पर कर रहे हैं। देखिए ये आ गया इतना, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ F04 यानी फोर्स ऑन 0 या O कहिए, ड्यू टू 4, ये 4 तो निकल गया है, 5 के कारण फोर्स निकालिए। तो देखिए 5 कौन है, ये है हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अरे 3 में तो ये के होना चाहिए था यहाँ पर न, के ये है हमारा के, देखिए हम पकड़ लिए, यहाँ पर होगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये z डायरेक्शन में है, अब ये नीचे लगाएगा, अब 5 का तो ये y डायरेक्शन में है, तो 5 हमारा हो जाएगा क्या, क्यूब स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर ये हो जाएगा माइनस ए जे डिवाइडेड बाय ए क्यूब। देखिए ये, यानी सब जगह देखिए ए है, तो ए सब जगह नीचे में सब जगह स्क्वायर हो जाएगा, अपने आप वो कट जाएगा। अगेन F06 ये फोर्स कितना होगा, तो 6 के कारण देखिए ये 6, तो यहाँ भी देखिए 2 कोऑर्डिनेट है, एक है y और एक है z, तो उसका भी ये नीचे में ये पार्ट आ जाएगा, यहाँ वाला ये पार्ट, क्लियर। तो देयरफॉर ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर में क्या लिखेंगे हमने,
ये आपका है 6 के कारण, तो माइनस ए जे और माइनस ए के डिवाइडेड बाय टोटल, तो 2√2, सॉरी ऐसे लिखिए कि 2√2 इंटू ए क्यूब। देखिए ये अब एक ही बचा है हमको, क्या? F07, ये फोर्स कितना होगा, यानी इस 7 के कारण। तो अब तो ये है 3 डायमेंशनल स्पेस ना, तो इसमें तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। देखिए ये क्या कहता है, तो अब आप जानते हैं कि ये जो वेक्टर होगा यहाँ से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, जैसे रूम का ही एक नीचे वाले से ऊपर वाला इससे मिलाइए आप, तो ये तो हमारा हो गया, जैसे ये हमारा हो गया एक रूम है, मान लीजिए इससे लीजिए आप, जस्ट ऐसे आपको बता रहे हैं। ये अगर हो एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो ये हमारा क्या हो गया जेड एक्सिस। तो पहले आप ये निकाल लीजिए, तो ये हमारा क्या निकलेगा, ये तो ए, ये भी है ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा, यानी रूट मैग्नीट्यूड में तो आ जाएगा आपको ये माने √2a आ जाएगा यहाँ पर, ये मैग्नीट्यूड। लेकिन ये तो ऐसे भी है ना, इसलिए आप ऐसे निकालिए कि वेक्टर r इक्वल टू आपका आ गया ai प्लस aj प्लस ak, देयरफॉर इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस इसका, यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये क्या हो गया हमको, रूट अंडर मैंने 3 आ गया इंटू a आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक क्यूब हम निकालेंगे, तो इसका जब क्यूब निकालेंगे तो यह आपका आ जाएगा 3√3a क्यूब। ऐसे इसका जब हम क्यूब निकालेंगे तो यहां भी तो क्यूब देंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा 3√3a क्यूब। तो अब देखिए ये कितना होगा हमारा, तो ये हो गया क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πε0, यहां पर आ जाएगा माइनस ai माइनस aj माइनस ak होल डिवाइडेड बाय 3√3 इंटू a क्यूब, इतना 3√3a क्यूब आ जाएगा नीचे में। देयरफॉर नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, अब देखिए इसको हम साफ कर दे रहे हैं या यहीं पर आपको पहले समझा दे रहे हैं, देखिए ये क्या कहता है। तो अब नेट फोर्स कितना होगा इसका, ये हो जाएगा F01 प्लस 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 F07। अब सभी का वैल्यू आप फाइंड आउट करिए, देखिए कितना आ जाएगा हमको। तो ये इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, तो सब में से आप कॉमन ले लीजिए, सब में माइनस है, तो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन हो गया 4πε0, और देखिए क्या क्या निकलेगा, इस ए का ये क्यू का कैंसिल, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी ए स्क्वायर हो जाएगा, सब में नीचे में ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर इंटू। अब देखिए क्या क्या है, सिर्फ आई जे के वाला देखिए कितना है मेरे पास, तो एक आई मेरा ये हो गया, ये तो मल्टीपुल है, एक आई ये हो गया, एक के ये हो गया, और एक जे भी होगा। देखिए एक जे कहां पर है आपको, तो ये फिफ्थ के कारण देखिए क्या है, हाँ फिफ्थ के कारण ये देखिए, तो फिफ्थ के कारण ये हमारा इक्वल टू है, ये हाँ ठीक है, इनटू है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये माइनस नहीं है, क्यू स्क्वायर बाय 4πε0 इंटू ये है माइनस aj बाई ak, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा i प्लस जे प्लस के, एक टर्म मेरा ये आ गया। अब मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि जगह नहीं है, नहीं तो हम लिख नहीं पाएंगे।
अब देखें ये क्या आएगा। तो नेट फोर्स में देखिए, पहले हम आई जे के वाले को ले लिए, अब दो वाले को लीजिए एक साथ, तो इतना हो गया प्लस। अब देखिए ये है ए के, तो ए यानी आई, ए तो कॉमन ही ले चुके हैं, तो आई प्लस के डिवाइडेड बाय ये हमारा है 2√2 प्लस, और देखिए 2√2 वाले को एक साथ ले लीजिए, एक ये ले लिए हम, दूसरा अब ये मेरा है, तो ये है ए प्लस ये है आई प्लस जे, देखिए यहाँ पर, तो दिस इज योर आई प्लस जे, ये भी हम ले चुके, तो आई प्लस एक तो ये ले लिए, एक ये ले लिए, और तीसरा में हम कौन ले लेंगे, ये वैल्यूज, ये देखिए ये, यानी q²/4πε0, और ये इतना है 2√2, तो 2√2 तो हमने ही लिए हैं नीचे में, इसका भी ये कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा जे प्लस के, तो दिस इज योर जे प्लस के, देखिए ये आ गया इतना। फिर देखिए प्लस, अब एक ही टर्म बचा है आपको, यानी ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, ये सब ले चुके हैं, अलग में ये लिए आप, ये लिए और ये लिए, फिर 1/√2 वाला सब एक साथ ले लिए आप, और लास्ट में आपका ये बच गया है, तो इसका भी ए कैंसिल, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय 3√3, ये इतना आ गया। देखिए, तो नाउ हियर वी सी दैट, देखिए ये चीज, therefore you can write here यानी नेट फोर्स F यानी फोर्स ऑन 0 यानी O वाले पॉइंट, एक कॉर्नर पर, ड्यू टू ऑल रेस्ट चार्जेज, तो ये आपका क्या हो गया, तो -q² डिवाइडेड बाय 4πε0, और ये आपका आ गया a²। अब देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया, तो आई, यहाँ देखिए i प्लस आई 2i, k प्लस के 2k, j प्लस जे 2j, तो इसको आप लिख सकते हैं कि i प्लस जे प्लस के, फिर प्लस ये देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस, अब देखिए ये, तो i प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय क्या हो गया 3√3, इतना हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए आपका सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। देखिए ये क्या कहता है, तो therefore this is your equal to -q² डिवाइडेड बाय 4πε0, और ये हमारा है a² कॉमन ले लिए हम, तो और ये हमारा हो गया 1 प्लस 2 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 1/√2 प्लस 1/3√3 इंटू यहाँ पर हम कर दिए I प्लस जे प्लस के। So this is the value of net force on the point O, यानी one of the corner will experience this much of force। तो ये हमने फाइंड आउट किया है बाय अप्लाइंग वेक्टर रूल। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और आपका नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें कूलम्ब लॉ पर और भी कम से कम 10 प्रॉब्लम, अच्छे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। और प्यारे बच्चों, इसको देखें, समझें, और मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, मैं और भी अच्छा वीडियो लाने जा रहा हूँ। मैं फील किया हूँ कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है आपका, वह समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं।
आपको लगता होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, वो तो बहुत साधारण सा चीज़ है। बहुत साधारण सा चीज़ नहीं है वो। जब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा तब आप देखेंगे कि उसमें कितना जान है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और फिर कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, उसके साथ ही कॉम्पटन साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसका रिजल्ट क्या दिया। तो दोनों चीज़ आपको समझना चाहिए। तो पहले मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा इस पर, ये न्यूमेरिकल बेस पर होगा। और इसके बाद मैं जस्ट अब शुरू कर रहा हूँ लास्ट 12 का जो लास्ट चैप्टर है आपका है, अभी स्टूडेंट को ज़्यादा ज़रूरत है उसमें। तो ज़्यादा ज़रूरत का मतलब है कि मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, और उसके बाद सीधा मैं सेमीकंडक्टर पर चला जाऊंगा। और उसी में आपको गेट सर्किट, ये सब जितना भी है, एम्पलीफायर है, रेक्टिफायर और गेट सर्किट, ये भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप खूब लेबर करें, डेली आप कम से कम 5-6 घंटे पढ़ें। कोई भी आपको ये अगर कहता है कि 10 दिन में हम आपका फिजिक्स क्लियर कर देंगे, इस सब भूल भुलैया में नहीं रहे। इतना आसान ये सब्जेक्ट नहीं है। आप ये नहीं समझिएगा कि ये हमको डरा रहे हैं, ये फैक्ट है, आप याद रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।